हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 के समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आप समस्त विद्यार्थियों को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आपने कक्षा 10 में यशस्वी ढंग से अध्ययन किया और बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ अंकों के साथ आप 9 कक्षा में प्रविष्ट हुए हैं। विनायक स्कूल के अध्ययनरत छात्रों का स्वागत है और साथ साथ नवागंतुक छात्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने विनायक स्कूल जैसे विद्यालय में अपनी निष्ठा दिखाई है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आपने बहुत ही इत्मीनान के साथ समझा होगा, बहुत ही अच्छी तरह सोचा होगा और तब जाकर के विनायक स्कूल में आने का आपने निर्णय किया होगा। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि विनायक स्कूल आपकी भावनाओं, आपकी अपेक्षाओं पर 100% खरा उतरेगा, ऐसा मेरा और ऐसा आपका भी विश्वास होना चाहिए। क्योंकि यहां जो है वो सिर्फ समर्पण है अध्ययन के प्रति। जो मानसिकता लेकर के विद्यार्थी और अभिभावक चलते हैं, उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास हमारे विद्यालय के द्वारा किया जाता है और हम गौरवान्वित हैं कि हम ऐसे अच्छे श्रेष्ठ विद्यालय से जुड़े हैं। तो मैं नवागंतुक छात्रों को पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ विद्यालय से जुड़ें और आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान जो अभी तक आप हो सकता है गत कक्षाओं में संकाश से ग्रस्त रहे, उनका नहीं कर पाए हैं, वो समाधान आपको यहां मिलेगा। जो आत्मिक भाव है वो इस विद्यालय में आपको मिलेगा। खैर, मैं विश्वास के साथ इतना ही कह सकता हूं कि आप पूर्ण निष्ठा के साथ हमसे जुड़े। हम 100% 100% आपको अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। आइए मैं अब सीधा आपको विषय से जोड़ने का प्रयास करता हूं। फिलहाल मैं एक बार व्याकरण की मौलिक जानकारी आपको देना चाहूंगा। यह शब्द है व्याकरण, आपके पास लिखा हुआ। वैसे व्याकरण जहां भाषा विषय शुरू होता है, व्याकरण वहीं से प्रारंभ हो जाता है। कोई भी भाषा विषय, गणित में व्याकरण नहीं होता, सामाजिक में व्याकरण नहीं होता, लेकिन भाषा विषय में होता है। संस्कृत में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, उर्दू में, इनमें व्याकरण होता है। इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ तो आप देखो, वी धन आकरण, इसका संधि विच्छेद करेंगे। वैसे पूरा शब्द खोले तो वी, आ और करण, इन तीनों के मेल से बना है व्याकरण। 12वीं कक्षा के अंदर तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि व्याकरण, देखो मैं विद्यार्थियों आपको बहुत ही भावना के साथ कहना चाहता हूं कि आपने सीरियल देखा होगा शक्तिमान, उसमें एक बात आती है, बहुत अच्छी बात आती है, छोटी मगर मोटी बातें। अब वो बातें लगती तो साधारण है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई चीज हमारे जीवन में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिनका महत्व हम दरकिनार कर देते हैं, वही चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम कोई काम करते हैं, जल्दबाजी में किसी काम को किया तो उस काम में पारदर्शिता नहीं आएगी। धीरे आराम से और उसको पूरे मनोयोग से किया गया काम जो है वो सुंदरता से संपन्न होता है और पूरी सफलता के साथ संपादित होता है। जल्दबाजी में किया गया काम, उतावलेपन का, मुझे कभी कभी विडंबना समझ लीजिए, कई जगह मैं पूछता हूं विद्यार्थियों से ऐसा कि आप कैसे लेकर क्षत्र ज्ञ तक आप लिख करके दिखाओ, तो 10वीं कक्षा के स्तर तक कई विद्यार्थी, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन उनको ये चीजें, क्योंकि वो इग्नोर करते हैं इस चीज को, वो इसको दरकिनार करते हैं कि इनमें क्या, ये तो यार कह गड़ा हमें लिखाना सिखा रहे हैं, तो ये तो प्रारंभिक कक्षाओं की बातें, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की, हमें क्यों बताया जा रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, छोटी मगर मोटी बातें, जिन चीजों को दरकिनार करते हो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। व्याकरण का निर्माण कहां से होता, हम स्वर व्यंजन की जानकारी नहीं रख पाते, विडंबना है, तो फिर हम व्याकरण में कैसे सीख पाएंगे कि उसमें क्या। और व्याकरण के बिना भाषा का निर्माण हो नहीं सकता। ग्रामर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट। भाषा विषय के लिए ग्रामर का तो बहुत ज्यादा महत्व है। संधि के बारे में नॉलेज नहीं होता, समास के बारे में नॉलेज नहीं होता, शब्दों का ज्ञान, मैं कहता हूं आपका शब्द ज्ञान परिपूर्ण होगा तो आप कहीं फंसने वाले नहीं। व्याकरण की जानकारी आपको होगी तो आप भाषा में, विषय में कहीं आप अटक ही नहीं सकते। आपका शब्द भंडार अच्छा होना चाहिए,
शब्दकोश आपका परिपक्व होना चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो। और शब्दकोश यदि आपका महत्वपूर्ण, आपके पास अच्छा खजाना उसका, तो फिर आप भाषा में कहीं रुकने वाले, निर्बाध आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको संधि का भी ज्ञान होना चाहिए, समास का भी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मौलिक जो बातें हैं कि हम ये नहीं जानते कि वर्ण क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होता है, कई विद्यार्थी इससे वंचित है, तब बड़ा दुख होता है। और मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे स्नेही विद्यार्थी हैं, सब बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, आप मनोयोग से पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि विनय से जुड़ गया वह विद्यार्थी, उसकी मानसिकता में केवल अध्ययन होता है, उसकी मानसिकता में केवल सकारात्मकता और आगे बढ़ने की लालसा होती है, और इस लालसा को आप जीते हो, मुझे विश्वास है इस बात का। और मैं मानता हूं कि मैं जितने साल से इस विद्यालय से जुड़ा हूं, मुझे ऐसे विद्यार्थी मिल रहे हैं जिन पे मैं फख्र कर सकता हूं, गर्व कर सकता हूं। इतना उनके मन में सम्मान होता है, आदर होता है अपने शिक्षक के प्रति, जो वास्तव में वंदनीय है। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका ये सम्मान और आदर बना रहे, और हम एक बहुत गहरे रिश्ते में जुड़ करके एक दूसरे के प्रति समर्पित हों, तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों का आनंद आएगा। शिक्षक अध्यापन कब करवा पाएगा? जब छात्र पूरी रुचि के साथ उसमें तल्लीन हो जाएगा। आप हमारे हैं, जहां आपकी दिक्कत आई, समस्या है, आप निसंकोच हमसे कुछ भी पूछिए, हम बिल्कुल बहुत अच्छी तरह आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मैं दावा नहीं करता कि हम सर्वज्ञ हैं, लेकिन आप विश्वास रखें कि आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न को यदि आज बता पाने में अक्षम हैं, नहीं बता पा रहे हैं ऑन द स्पॉट, लेकिन उसका निदान आपको दूसरे दिन मिलेगा, चाहे इसके लिए हमें कितना भी प्रयास करना पड़े। तो लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा और पूरी भावना से जुड़ना पड़ेगा। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूं, हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार ये प्रारंभिक बातें, व्याकरण की बातें बता रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों आपके लिए। इसलिए इन बातों, और मैं इनमें पढ़ाने का, मैं कहता हूं कोई 12वीं 10वीं 11वीं क्लास से पढ़ाने में कोई बहुत महान नहीं बनता शिक्षक की मैं बहुत ऊंची क्लास में पढ़ा रहा हूं। महान होता है प्रथम द्वितीय तृतीय तराशने का काम, तो वो करते हैं। विवेकानंद जी का एक पाठ चलता था 11वीं क्लास में, यदि सिलेबस आपका चेंज हो गया तो वो पाठ आएगा, शिक्षा, विवेकानंद जी का लिखा हुआ। उसमें क्या बात कही कि विद्यार्थी के अंदर ज्ञान निहित रहता है। कोई अध्यापक ये दावा करे कि मैं अमुक विद्यार्थी को पढ़ा करके वहां तक पहुंचा दूंगा, इट मींस रॉन्ग, वो गलत है। भगवान ने उसके हृदय में, जैसे अध्यापक ने कहा कि मैंने बच्चे को कै लिखना सिखाया है, ये कहा। हम क्या मानते हैं? गुरुजी वास्तव में महान थे, बहुत अच्छे थे, हमारे बच्चे को कै ये पूरा जो है अक्षर ज्ञान करवाया, धन्यवाद के पात्र हैं, फख्र करते हैं गुरुजी पे। क्या किसी जानवर को सिखा सकते हो कै ख ग गड़ेली पढ़ना बोलना सीखना या उसको समझना? नहीं सिखा सकते। क्यों? वो अंदर था, उसके कै लिखा हुआ उस बच्चे के अंदर हृदय में था। गुरुजी ने क्या किया? एक अज्ञान का पर्दा था, उस आवरण को हटाया, कै प्रकट हो गया। कोई विद्यार्थी साइंस लेता, कॉमर्स लेता, आर्ट्स, साइंस वाले को विज्ञान संबंधी बातों का बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, आर्ट्स वाले को उससे संबंधित, कॉमर्स वाले को अपने विषय से संबंधित ज्ञान रहता है। क्यों? क्योंकि जो, अगर मान लो कि कॉमर्स पढ़ने वाला विद्यार्थी यदि साइंस लेता तो क्या उसको वो चीजों का नॉलेज नहीं होता? फिजिक्स केमिस्ट्री का होता, लेकिन आज वो आवरण उसके ऊपर पड़ा, कॉमर्स ले ली तो उस विषय के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं किया, अपने अज्ञान के आवरण को हटाया नहीं, ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। यदि ज्ञान पुस्तकों में ही होता विद्यार्थियों, तो संसार के पुस्तकालय सबसे बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन क्या फायदा? वो लाइब्रेरीज है, उसमें इतने विभिन्न प्रकार की इतनी मोटी मोटी पुस्तकें रखी है। ज्ञान आपके हृदय में, उसको प्रकट करना एक अध्यापक का काम होता है, उसको बाहर निकालना। है तो सही आपके अंदर, है तो सही, उसको प्रकट करना। क्या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जिसने बनाया था उससे पहले वो काम नहीं होता था कि कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती थी वो बात, धरती में आकर्षण पहले था, लेकिन उसने प्रकट कर दिया कि इसको ये नाम दे दिया जाए, नाम हो गया साहब, अमुक व्यक्ति ने नाम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत नया बनाया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ज्ञान आपके अंदर है, छोटी है, मगर इन बातों को आप बहुत ही गहराई से सुने और गहराई से लें। चलिए मैं अब आपको मौखिक बातें करता हूं, मौलिक बातें करता हूं। व्याकरण शब्द बनाए, व्याकरण किसे कहा जाए? वह शास्त्र, मैं एक बार बता देता हूं, वह शास्त्र जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, पढ़ना,
व लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है व्याकरण की। वह शास्त्र जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं उसे क्या कहा जाएगा? व्याकरण। क्योंकि व्याकरण ही हमें ऐसा शास्त्र है जो शुद्ध लिखना सिखाता है, शुद्ध बोलना सिखाता है, शुद्ध पढ़ना सिखाता है। अगर व्याकरण इतनी ज्यादा आवश्यक है कि देखो शब्दों का हेर फेर करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत बड़ी त्रुटि है कि कहां कौन सा शब्द डाल दें। अगर एक कोमा का भी अंतर आ जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, आपको यही बताना चाहता हूं कि व्याकरण की बारीकियां आपके लिए कितनी आवश्यक है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि शब्दों का हेर फेर करना, वाक्य का हेर फेर करना, कहीं कौन सा चीज डाल देना, वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत बड़ी त्रुटि मानी जाएगी। लेकिन यदि कोमा की भी, अल्प विराम की भी त्रुटि होती है तो वो कितनी ज्यादा विशेष हो जाती है, उसका ध्यान दें। जैसे एक वाक्य लिखता हूं, चोर को पकड़ो मत जाने दो। देखिए आप, यहां मैंने लिखा चोर को पकड़ो, यहां लगा दी अल्प विराम, जिसको कहते हो आप अंग्रेजी में कोमा, मत जाने दो। यानी चोर है कोई, उसको पकड़ लो, मत जाने दो, उसको रोक लो, पकड़ लो उसको। किया क्या आपने? थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहां से इसको हटाया, इस कोमा को यहां लगाया, अर्थ बदल गया, पूरा ही अर्थ बदल गया। चोर को पकड़ो मत जाने दो, अभी कह रहे थे चोर को पकड़ो मत जाने दो, और कोमा यहां लगे थे, क्या हो गया? चोर को पकड़ो मत जाने दो। तो अब आप सोचिए, यदि हमने, मुझे एक किस्सा याद आता है छोटा सा। एक कोई गांव में एक ब्राह्मण हुआ करते थे, उनका विवाह, मैं ये बताना चाहता हूं कि शब्दांतरण होने से कैसे अंतर आता है। विवाह हुआ, पत्नी को लेकर घर पे आए, दुर्भाग्य था, कुछ भी मानिए, 3 दिन बाद पत्नी संसार को छोड़ के चली गई। बड़े आहत हुए, दुखी हुए, पूछताछ करी, यार अभी विवाह हुआ और पत्नी मर गई, क्या कारण है? तो कई पास में पंडित कोई रहते थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि भाई तेरे को कोई दशा चल रही है, तो एक काम कर, हमारे उधर गांव से दूर एक इलाके में, एक कुटिया के अंदर एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं, उनको जाकर के कुछ पूछ, हो सकता है वो कोई ऐसा इलाज बताएं, उपाय बताएं कि अगर तो आगे जाकर के विवाह करे तो कम से कम ऐसी दुर्घटना फिर ना हो। उनकी बात मान करके वो उन महापुरुष के पास गया, उनके चरण स्पर्श किए, बोले महात्मा जी मैं आपके पास आया हूँ आपकी आशा और इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप मुझे कोई मार्गदर्शन देंगे। महात्मा सिद्ध पुरुष थे, समझ गए, बोले मैं सारी बात जान गया, तू जिस उद्देश्य से आया है, तेरी पत्नी का निधन हो चुका है, अब तू आगे सोचता है विवाह के लिए, और ये भी तेरे को समस्या कि तेरे को जैसे शनि का दोष चल रहा है, जो भी दोष चल रहा है, कि अब आगे क्या स्थिति होगी। तो एक काम कर, तुम्हारे गांव में भैरव जी का मंदिर है, भैरव जी महाराज का, वहां जाकर के तुम, मैं जो वाक्य बताता हूँ, मंत्र बताता हूँ, उसका उच्चारण कर डेली। तेरे को 111 बार हमेशा सुबह सुबह जाकर के उस मंदिर में बोलना है, फिर तुम विवाह कर लेना और तुम्हारी पत्नी का बाल भी बांका नहीं होगा। तो मंत्र क्या था? वो जाकर के मंत्र इतना ही बोलना कि भैरव जी महाराज के मंदिर में सामने जाकर के कि भार्या रक्षती भैरव है, हे भैरव जी मेरी भार्या मानी पत्नी की रक्षा करो। बड़ा प्रसन्न हुआ कि महात्मा ये तो हाथ की बात है। कालांतर में समय बीता, उसने दूसरा विवाह किया। अब फिर वो विवाह करने से पहले जाने लग गया था, और अब वो नियमितता होगी उसकी, जाके मंदिर में, भैरव जी महाराज के मंदिर में, भार्या रक्षती भैरव भार्या। 1-2 दिन तक ठीक चलता रहा, उसके बाद उसका उच्चारण बिगड़ गया, और उसने क्या किया, भार्या रक्षती की जगह शुरू कर दिया भार्या भक्षती भैरव। अब भक्षती का मतलब भक्षण कर जाओ, खा जाओ। 3-4-5 दिन के बाद में अंतराल में उसकी पत्नी मर गई। अब बड़ा कुपित होकर के, दुखी होकर के महात्मा के पास लौटा, बोले महात्मा जी ये क्या कर दिया? बोले क्या हुआ? बोले मेरी दूसरी पत्नी मर गई, आपने जो मंत्र दिया था वो तो कारगर ही नहीं हुआ। बोले क्या बोलता था? बोले मैं तो यही बोलता था जो आपने बताया। तो मुझे बता क्या बोलता था? मैं बोलता था भार्या भक्षती भैरव। महाराज ने अपना माथा पकड़ लिया, अरे मूर्ख आदमी, तेरे को कहा था भार्या रक्षती, रक्षती मानी रक्षा करो, भक्षती मानी खा जाओ, भक्षण कर जाओ उसका। तो फिर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। कहने का मतलब आप सोचो कि अर्थ का अनर्थ कैसा होता है। आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण, कुंभकर्ण और रावण ने बहुत तपस्या की। वरदान देने के समय भगवान जब आए तो रावण ने अपना वरदान मांग लिया, सोने की लंका या जो भी कुछ मांगना था, धन धान्य शक्ति पराक्रम सब कुछ मांगा,
और उसी समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई। उसको मांगना क्या था और निकल गया मुंह से क्या, निकल गया। शब्दों का हेरफेर यही तो होता है। इसलिए शब्द का महत्व समझाना चाहता हूं मैं आपको। तो मतलब शब्द का अपना अनूठा अर्थ होता है, उसमें यदि आपने कुछ गलत डाल दिया तो सारा काम खराब हो गया। इसलिए शब्दों का विशेष ध्यान रखें कि समय कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है और उसका क्या अर्थ होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि शब्दों का अपना महत्व होता है। अब आपको विदित है उसने क्या मांगा था कुंभकर्ण ने, कि वो जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई, बोले हाँ कुंभकर्ण तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, क्या मांगते हो। बोले उसको बोलना था इंद्रासन, लेकिन मुंह से निकल गया निद्रासन। इंद्रासन की जगह निद्रासन निकलते ही यानी मैं हर समय नींद में रहूंगा ऐसा दे दो। भगवान ने तुरंत कह दिया तथास्तु। उसका जीवन कितना खराब हो गया, वो आजीवन नींद में पड़ा रहा। वो तो रावण ने प्रार्थना की कि प्रभु आपका इतना बड़ा भक्त है, आपने निद्रासन दे दिया, तो निद्रासन तो हमेशा रहेगा, तो मृतक के समान ही है। तो प्रभु ने इतनी कृपा की कि 6 महीने में एक बार जागेगा, फिर वापिस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है शब्द को बोलो तो उसका व्याकरणिक महत्व, हम उच्चारण करते हैं किसी वर्ण का, उच्चारण में अगर आपने मात्रा ही इधर उधर लगा दी, देखो ये तरणी मैंने एक शब्द लिखा, देखो आप, और ये मैंने शब्द लिखा, अब दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन मात्रा, कई विद्यार्थी मात्रा ही तो अशुद्ध थी सर, इसमें क्या हो गया, छोटी मात्रा लगा दी, थोड़ा बहुत हो जाता है, बिल्कुल गलत। और उसके नंबर आपके कटते हैं तो बिल्कुल जायज है। अब इस तरणी का नाम अर्थ होता है सूर्य और इस तरणी का अर्थ होता है नाव। आप बताओ कितना अंतर हो गया। आपने तो मात्रा लगा के छोड़ दी कि मात्रा छोटी बड़ी तो होगी, इसमें क्या फर्क पड़ गया, लेकिन ये अंतर आ गया। इसलिए देखना मात्रा का एक और उदाहरण बताऊं। ये शब्द लिखा मैंने लूटना और इसके आगे शब्द लिखा है मैंने लूटना। दिन रात का ऑपोजिट है एक दूसरे का, बिल्कुल विलोम है। अरे यार मैं तो लूट गया, ये मात्रा है छोटा, लूट गया, मैं स्वयं लूटा हूं, मैंने तो लूट लिया किसी को। तो लूटना और लूटना पूरा अंतर आ गया, मात्रा का ही तो अंतर था। हमारे मन में तो प्रश्न आ गया यार इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मात्रा छोटी मोटी लगा जिसमें नंबर काट लिए गुरुजी ने। अरे गुरुजी ने नंबर क्या काट लिए, तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि व्याकरण में पूरी सावचेत होकर के आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अशुद्धि अगर आप करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ईश्वर की कृपा मानता हूं कि मैं आज तक मैंने अशुद्ध, जब से मैं पढ़ाने लगा हूं तब तक मुझे ध्यान है अशुद्ध नहीं लिखा है। अगर मुझे लगता है कि इसमें मैं कोई आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको एक दिग्दर्शन देना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि इस शब्द को मैं नहीं जानता या इनसे अनभिज्ञ हूं, इस शब्द के बारे में डाउट है मुझे, तो फिर मैं उसको लिखता नहीं। मैं उसको कंफर्म करता हूं पहले कि ये शब्द अशुद्ध है या शुद्ध। ये जिज्ञासा, ये चीज आपके अंदर आ जानी चाहिए, बस उसके बाद कहीं व्याकरण में आपको दिक्कत नहीं आएगी कि मैं जो कुछ लिख रहा हूं उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। 10वीं के लेवल तक, 11वीं के लेवल तक जब आप आ जाते हो तो लगभग शब्दों का ज्ञान हो जाता है आपको। फिर भी कुछ ऐसे नए शब्द आते हैं जिनके बारे में आपकी जिज्ञासा भी होनी चाहिए कि कहां क्या गड़बड़ हो सकता है। खैर, अब मैं इससे आगे की चीज में आपको लेके चलता हूं और मैं अब आपको ये बताना चाहता कि ये अंतर नहीं होना चाहिए। व्याकरण की वह शास्त्र जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना लिखना या बोलना सीखते हैं उसे क्या कहा जाएगा, व्याकरण। ठीक है साहब। अब मैं एक बार छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज आती है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण क्या होता है, मानी इसकी परिभाषा भी आना जरूरी है। ऐसे तो हम जानते हैं ये सब वर्ण तो होते हैं, आपने उत्तर दे दिया। वर्ण की परिभाषा क्या है, शब्द की वह छोटी से छोटी इकाई। मैं एक बार बता देता हूं आपको नोट भी रखना चाहिए। कुछ इसमें मैं करता हूं ठीक, एक बार आपको बताने का प्रयास करता हूं। शब्द की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहा जाएगा, वर्ण कहा जाएगा, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे एक शब्द लिखा कमला, एक शब्द है कमला। अब इसके वर्णों का हम विभाजन करते हैं। एक बार देखो इसका निर्माण कैसे हुआ, इस शब्द का ऐसे निर्माण आना चाहिए आपको। क और इसमें मिला था ए, ये बन गया क पूर्ण। फिर मैं हलंत हुआ, उसमें ए मिला तो बन गया मैं।
फिर ले और आ मिला तो बन गया ला। ऐसे इसके टुकड़े किए, ऐसे वर्णों के मेल से कमला शब्द बना। कै में ए मिला, क्योंकि हम जानते हैं व्यंजन है उसमें स्वर मिले हुए होते हैं। ये व्यंजन और उसमें ये स्वर मिला, पूर्ण वर्ण बन गया कै। मैं के अंदर ये ए मिला बन गया मैं, ले में आ मिला बन गया ला। तो शब्दों का निर्माण ऐसे होता है। तो हमने क्या देखा, शब्द वर्ण क्या है, शब्द की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। अब हमारी हिंदी जो शब्दकोश है उसमें 44 वर्ण आते हैं कुल, 33 + 11 यानी 33 होते हैं व्यंजन और 11 होते हैं स्वर। स्वरों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखो ये स्वर कौन कौन से हैं, एक बार देखता हूं। ए आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। ये आपके 11 स्वर हैं, ध्यान रखें। इन 11 स्वरों के भी भेद हैं, इन 11 स्वरों के भेद है। इसमें दो तरह के स्वर माने गए हैं। यदि स्वर की हम बात करें, स्वर के भी दो भेद माने गए हैं। अच्छा एक बात, स्वर के भेद की बात बाद में करें, पहले यही पूछ लिया जाए कि स्वर किसे कहते हैं, वो डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। वे वर्ण, परिभाषा सुन लीजिए स्वर की, वे वर्ण जो बिना किसी व्यंजन की सहायता के उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। यानी स्वरों के उच्चारण में व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती, ये बात होगी। आपको पूछ ली व्यंजन की परिभाषा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। आप क बोलोगे तो ए की आवाज निकलेगी क, का बोलोगे तो आएगा का आ, की ई, कु उ, यानी उ की मात्रा ई की मात्रा, यानी जो आपके व्यंजन होते हैं उनमें स्वर मिले हुए होते हैं। तो 11 व्यंजन आप ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 व्यंजन स्वर हो गए आपके, ये 11 स्वर हैं। इनमें भी इसके दो भेद किए गए हैं, एक को कहा गया ऋस्व स्वर और दूसरे को कहा गया दीर्घ स्वर। ऋस्व और दीर्घ, ऋस्व का मतलब हो गया लघु या छोटा और दीर्घ का हो गया बड़ा। इसमें देखो ए ई उ री, ये 4 जो हैं वो तो है ऋस्व छोटे और बाकी हो गए दीर्घ। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम फिर आपके सामने क्रिएट होती है कि चलो ऋस्व और दीर्घ की क्या परिभाषा हुई। तो ऋस्व स्वर की परिभाषा क्या है, वे स्वर, कोई विशेष परिभाषा नहीं है, आपको स्वयं जोड़ देनी है। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से आधा समय लगता है उन्हें तो ऋस्व स्वर कहते हैं, और वे स्वर जिनके उच्चारण में ऋस्व से दुगुना समय लगता है वो दीर्घ स्वर हो गए। आप बोलोगे ए ई उ री, जो समय लगा। अब आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये आपने बोला डबल समय लगा, तो इनको दीर्घ मात्राएं, जैसे हम हिंदी में दोहा, सोठा, चौपाई, छप्पे, कुंडलिया, गीतिका, उल्लाला, मंदाक्रांता, मालिनी, मतगयंत, ये छंद पढ़ते हैं, इनमें मात्राएं आती है। अब मात्राओं को यदि आपको नॉलेज नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। और हिंदी में प्रत्येक छंद की मात्रा गिनने के लिए इन स्वरों का, व्यंजनों का की जानकारी होना नितांत आवश्यक है, इनके बिना आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये आ गए ऋस्व और ये हो गए दीर्घ, ये 11 स्वर हो गए। अब यदि हम बात करें व्यंजन की, 33 व्यंजन होते हैं, क्या 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 गढ़ा आप सारा लिख करके देख सकते हो। इसमें भी अलग अलग व्यंजन दिए गए, इनका उच्चारण स्थल भी अलग अलग होता है। कुछ कंठे होते हैं, कुछ दंते होते हैं, कुछ ओष्ठे होते हैं, कुछ तालव्य होते हैं, कुछ मूर्धन्य होते हैं। आप जिनका उच्चारण जिस हिसाब से करेंगे उसी का वो, जैसे आपने क ख ग घ कंठ से सीधा निकलता है, तो जिनका उच्चारण कंठ से सीधा निकला है, जहां और मतलब आप ये देख लो कि किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती, और भाग की, शरीर के और किसी भाग की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाएंगे, वो कंठे स्वर हो जाएंगे। कंठ से ही जिनका मतलब निकलता है, जैसे ए आ है या क ख ग घ ये आप लिखते हो, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो व्यंजनों में अलग अलग भेद किए गए हैं, कुछ मूर्धन्य हैं, कुछ तालव्य हैं। तो तालव्य, जैसे स्वर की बात करें तो ई तालव्य है। मूर्धन्य की बात करें जैसे री, तो ये मूर्धन्य है। ओष्ठ की बात करें तो उ या ओ औ,
ऐसे भी हैं। कंठ तालव्य ये दोनों के मेल से बनते हैं, जैसे ए ऐ। कंठोष्ठी भी होते हैं, कंठ और होठ दोनों काम करते हैं, जैसे ओ औ। तो इस प्रकार से इनका अलग अलग विभाजन भी होता है। अब इसमें अलग अलग वर्ग दिए गए हैं, इस वर्ग के अनुसार चलने पड़ता है व्यंजन में। जैसे कैसे कै वर्ग, कै खे गे घे वो आगे सारे। रे जो आ गया वो अनुनासिक है, नासिका से बोला जाता है। जैसे चे छे जे झे, तैसे ते वर्ग पै वर्ग, ये सारे वर्ग आते हैं, इनमें इनका विभाजन कर दिया जाता है। फिर आपका बचता है क्षय, त्रय और ज्ञ। तो कै प्लस से के निर्माण से बना है बराबर क्षय, तय प्लस रे बराबर बना है त्रय, जय प्लस ये बराबर बना है ज्ञ। आपने देखा होगा हम प्राय उच्चारण करते हैं ज्ञान विज्ञान, हिंदी की दृष्टि से अशुद्ध है। बाबा रामदेव को आपने कई बार सुना होगा, वो उच्चारण क्या करते हैं, ज्ञान विज्ञान। जय और ये के मेल से बना, इसका उच्चारण भी ज्ञान ही होता है, ज्ञान नहीं होता है, विज्ञान। शुद्ध उच्चारण ये होता है, लेकिन एक परिपाटी चली आई है, हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण जैसे ज्ञान ही करते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें मौलिक रूप से बोलने में ज्ञान विज्ञान इसका सही उदाहरण या सही इसका भाव होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वर बने, व्यंजन बन गए। अब व्यंजनों को अलग अलग, जैसे अब आप कहोगे ओष्ठ है, मतलब उनका उच्चारण स्थान कितना महत्वपूर्ण है। होठ से ही उच्चारण, होठ बंद किए बिना आप उसका उच्चारण नहीं करते। जैसे आपको कहते कि पै वाली लाइन बोलनी है, पै फै बे बे में, लेकिन होठ बंद नहीं होने चाहिए, तो आप प्रयास करके देखो, बोल सकते हो क्या। कई जगह तय में कहाँ जीभ जाके तालु की स्पर्श होती है, मूर्धा में कहाँ स्पर्श होती है, ये अलग अलग उच्चारण स्थान। खैर इतनी गहराई में अभी आपको मैं नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बताई, और इन बातों से आप इनकार नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपने सामने प्रश्न आता है कि साहब स्वर और व्यंजन हो गए, ये सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद इन स्वर और व्यंजनों के मेल से कोई चीज बनती है, तो वो क्या बनता है, शब्द। शब्द बनता है। शब्द की परिभाषा क्या हुई, प्रश्न तो वहीं खड़ा होता है। तो उदाहरण देकर के कह दो कि साहब वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। वर्णों का सार्थक, निरर्थक मेल नहीं कहा मैंने, सार्थक मेल होना चाहिए। वही बात मैंने शब्द लिख दिया कमल, लो साहब ये सार्थक मेल हुआ, कमल का पुष्प होता है, कमल किसी का नाम भी हो सकता है। मैंने निरर्थक मेल करवा दिया, मैंने ये मेल करवा दिया, वर्ण तो वो क्यों आ रहे हैं, लमक, उल्टा कर दिया। कै मैल की जगह ले को यहां पहले डाल दिया, मैं को फिर कै को, अर्थ का अनर्थ हो गया, कोई अर्थ नहीं उसका लमक का। तो सार्थक वर्णों का हमने मेल करवाया, लेकिन कैसा करवाया, सार्थक। जब सार्थक मेल होता है तभी उसका कोई अर्थ निकलता है। तो शब्द किसे कहा गया, परिभाषा दोबारा, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। उसके बाद आगे मैं इसमें चर्चा करूंगा अभी, लेकिन एक बात बता रहा हूं। इसके बाद आता है वाक्य। वाक्य क्या होता है, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों का भी मेल सार्थक होना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा में दो तरह के शब्द ये भी चलते हैं, मतलब परिपाटी के तौर पर, सार्थक और निरर्थक। हम बोलने को उच्चारण के लिए बोलते हैं, अरे भाई क्या कर रहे हो, चाय वाय पी ली क्या। अब चाय का तो कोई अर्थ, लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। लेकिन निरर्थक शब्द भी सार्थक के साथ जुड़ करके अर्थ ग्रहण कर लेता है। निरर्थक अकेला शब्द आए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हमने कोई किसी से कह दिया कि भाई साहब वाय पी ली क्या, तो हंसेगा अपने ऊपर, मूर्ख आदमी, वाय क्या होता है। लेकिन हमने कहा चाय वाय पी लो यार, तो उसको बुरा नहीं लगा, गलत नहीं लगा, क्योंकि वो वाय शब्द इस सार्थक के साथ जुड़ करके अर्थ ग्रहण कर गया। काम वाम कर लिया, वाम क्या होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन मूल शब्द काम के आगे लग करके उसने अर्थ ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से शब्दों को, निरर्थक शब्दों का प्रयोग वर्जित है, लेकिन सार्थक के साथ जुड़ करके वो अपना अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा, अब हमने ये पढ़ा कि वर्णों का सार्थक मेल तो हो गया शब्द, और शब्दों का सार्थक मेल हो गया वाक्य। एक वाक्य लिखा मैंने, राम पुस्तक पढ़ता है, एक वाक्य है। हमने शब्दों का क्रम सही रखा। एक नियम चलता है हिंदी और अंग्रेजी का, SVO यानी, मैं अब बताता हूं आपको, एक मिनट है।
एक मैंने ये बताया SVO, इसका मतलब क्या हो गया? खैर इसमें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। एस का मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। राम पुस्तक पढ़ता है, ये हिंदी का नियम है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा कर्ता, फिर ऑब्जेक्ट कर्म, पुस्तक, पढ़ता है वर्ब, क्रिया बाद में आती है। लेकिन अंग्रेजी में क्या है, सब्जेक्ट दोनों में साथ ही है, हिंदी में भी हो जाता है, इसमें भी आता है। अभी कुछ प्रॉब्लम इसमें है। SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारे अंग्रेजी में नियम क्या है? पहले इसको आप अंग्रेजी बनाओगे तो क्या लिखोगे? राम रीड्स ए बुक, ऐसे लिखोगे। इसमें एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। राम रीड्स ए बुक, यह आपने लिखा। अब यहां क्या आया? राम दोनों में कर्ता पहले आ गया, इसमें क्रिया पहले आ रही है जबकि इसमें कर्म पहले आ रहा है। ये बुक कर्म यहां गया, यहां क्रिया आ गई, तो ये थोड़ा सा नियम चेंज होता है हिंदी और इंग्लिश का। तो इस प्रकार से हमें इनके बारीक नियमों को अच्छी तरह जानना भी पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल हम व्याकरण की और बारीकी से जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।